गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रेशम गुप्ता। मैं आज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स को और भी इजी तरीके से पढ़ने के कुछ टिप्स दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट उससे भी पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एंड बहुत बेसिक चीज़ होता है जो स्कूल में डिस्कस नहीं किया जाता मेनली, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप इसका नोट कहीं पे भी करके रख लीजिए। आपको जब भी ग्राफ समझने में दिक्कत आए, आप इसे ध्यान में रखिएगा, आप कोई भी ग्राफ आसानी से समझ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइस को किधर ले, क्वांटिटी को किधर ले। तो इसका अब कंफ्यूजन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा प्राइस आपको वाई एक्सिस पे लेना है। वाई एक्सिस पे इसलिए लेते हैं ताकि जब आपका ग्राफ बने ना तो वो राइटवर्ड मूव हो, वरना आपका ग्राफ में भी अपवर्ड मूव हो या फिर आपको प्लॉट करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हमेशा मॉनेटरी टर्म्स, चाहे वो प्राइस हो, कि कॉस्ट हो, रेवेन्यू हो, उन सबको आपको वाई एक्सिस पे लेना है, यानी वर्टिकल एक्सिस पे लेना है। आगे जब आप पढ़ेंगे कॉस्ट चैप्टर, रेवेन्यू चैप्टर, उस सब में आप देखिएगा टीसी यानी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, या फिर रेवेन्यू का चैप्टर पड़ेगा टोटल रेवेन्यू या फिर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वो सब आपकी वाई एक्सिस पे होती है। और क्वांटिटी की जहाँ तक बात है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ओके नाउ अब रिलेशन के बेसिस पे हम ग्राफ को डिवाइड करेंगे। रिलेशन के बेसिस पे दो टाइप्स के ग्राफ होंगे, एक डायरेक्ट रिलेशन वाले और एक इनडायरेक्ट रिलेशन वाले। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? कोई भी दो वेरिएबल, ऐसे तो क्लास 11-12 में दो वेरिएबल ही है, एक क्वांटिटी और दूसरा मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू भी क्या इंक्लूड करती है? प्राइस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक ना। तो डायरेक्ट रिलेशन जब इन दोनों वेरिएबल्स में होगा, एक मॉनेटरी टर्म्स और दूसरा क्वांटिटी में, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। और जब उनके बीच, इन दो वेरिएबल के बीच, मॉनेटरी टर्म्स एंड क्वांटिटी के बीच इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, तो ये इस तरह का ग्राफ दिखेगा आपको। एक याद रखने वाली बात कि डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ को हम पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन, और इनडायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ को हम नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन भी कहते हैं। जो डायरेक्ट रिलेशन जब किसी वेरिएबल के बीच में होता है तो उसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब इनडायरेक्ट रिलेशन किसी भी दो वेरिएबल के बीच में होता है तो उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। ओके, आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 11-12 के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म, जिसमें इंक्लूड होता है प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, और क्वांटिटी जो कि है नॉर्मली एक्स एक्सिस पे डिनोट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन होता क्या है? जैसे हम क्या जानते हैं, लेते हैं फॉर एग्जांपल प्राइस एंड क्वांटिटी को। ओके, तो अगर आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई, पापा आप 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो 100 रुपये खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन है। पॉकेट मनी बढ़ा तो उसके इफ़ेक्ट से आपके खर्चे बढ़ गए, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। वहीं अगर पॉकेट मनी कमा तो आपका खर्च भी कम गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशन का है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल था ये। और अब इनडायरेक्ट रिलेशन का जब बात करते हैं, इसे मैं एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। हम लोग के हॉस्टल के साइड में कैंटीन है, वहाँ पे 10 रुपये का किटकैट भैया थे, दूसरे भैया थे उस दिन, वो 5 रुपये में एक लड़की को सेल कर देते हैं। और उसके बाद तो मानो पूरे हॉस्टल में भुजाल आ जाता है और सब कोई दौड़ने लगती है उस किटकैट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि 10 रुपीज़ का किटकैट 5 रुपीज़ में मिल रहा है यार। यानी प्राइस कमा तो डिमांड बढ़ गया। खैर उनका तो उस दिन वो लुट ही गए, बुरा लगता। खैर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे ही 10 रुपीज़ का किटकैट मार्केट में या उधर 5 रुपीज़ में अवेलेबल होने लगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। इधर क्या देख रहे हैं, प्राइस के घटने के इफ़ेक्ट से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। ये एक इन्वर्स रिलेशन इसी को कहते हैं, जहाँ एक वेरिएबल अगर घटे तो दूसरा वेरिएबल बढ़ जाए, या दूसरा वेरिएबल घटे तो उसके दूसरे रिलेटेड में जो भी वेरिएबल है वो भी उसका जस्ट अपोजिट होगा। वही इनडायरेक्ट रिलेशन है। सो अगर
देखा जाए ब्रॉडली, अगर मेरे को क्लासीफाई करना होगा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो उसमें आपको डिमांड पढ़ना है और दूसरा तो सप्लाई पढ़ना है। सो जब हम डिमांड का बात करते हैं ना, तो वो हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन ही शो करता है। कभी भी कंज्यूमर सस्ते में अच्छा चाहता है। अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कमेगी तो मार्केट में लोग उसको ज़्यादा खरीदना चाहिए। अगर एप्पल का फ़ोन 1 लाख का है, वो अगर 80,000 का भी हो गया ना, तो उसकी बहुत डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग खरीद सकते हैं। क्या पता किसी का सैलरी उतना हो नहीं कि 90,000 है तो वो 80,000 का फ़ोन लेने के लिए चला जाए, लेकिन अब उसका 1 लाख फ़ोन का औकात ही नहीं खरीदने का। सो जैसे ही घटता है ना प्राइस, तो मनी पावर, परचेजिंग पावर किसी भी इंसान का बढ़ जाता है, जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांड किसी भी चीज़ का। सो आप समझ गए होंगे इनडायरेक्ट रिलेशन भी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं बढ़ता है। अगर देखिए, अगर डिमांड को लेके चले, ठीक ना, देखिए यहाँ पे प्राइस मान लीजिए, इधर प्राइस है ये वाला, वाई एक्सिस पे प्राइस मान लीजिए, और क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे मान लीजिए। अब देखिए ये पहला केस में क्या हो रहा है, ये एरो देखिए, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस घटा, यहाँ पे प्राइस तो घटा, लेकिन यहाँ बढ़ गया क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन अगर आपको सामान बेचना हो, ठीक ना, तो समझिए कोई 10 रुपए की चीज़ थी, अब वो मार्केट में सब उसको 15 रुपए खरीदने में भी हिचकिच नहीं कर रहे, खरीद ले रहे हैं, तो सप्लायर और वो 15 रुपए का चीज़ बनाने लगेगा। कॉस्ट अगर उसका लग रहा है बनाने का 9 रुपये, और उसको बाहर बेचने पे उसको 10 रुपये मिल रहा था, तो अब अगर उसका प्राइस बढ़ गया मार्केट में, वो 15 रुपये में भी खरीदा जा रहा है, तो वो 9 रुपये का चीज़ से उसको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 15 अगर हो गया, तो सप्लायर क्या चाहेगा कि वो और भी ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाए, सप्लाई करेगा वो ज़्यादा मार्केट में। इसलिए सप्लाई के केस में जब प्राइस बढ़ता है ना, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, तो सप्लायर का प्रॉफिट गेन होने का एक मार्जिन बढ़ जाता है, इसीलिए वो अपना सप्लाई क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसका ग्राफ आपको नहीं समझ आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, देन प्लीज़ कमेंट, मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब एक बहुत आगे जब आप जाइएगा, जब आप पढ़िएगा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब का चैप्टर पढ़िएगा, कॉस्ट रेवेन्यू वगैरह, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना। सो यहाँ पे क्योंकि सब कोई अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब सब बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, ये तो हम समझ गए। लेकिन कौन कितना इंक्रीज़ कर रहा है ये समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अब समझ में आ जाएगा। इधर तो ऑरेंज कलर का लाइन, ग्रीन, रेड, तीनों इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन कौन इंक्रीजिंग रेट में कर रहा है, कौन कांस्टेंट रेट में, और कौन डिक्रीजिंग रेट पे, ये जानना ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ओरिजिन से कोई लाइन निकल रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ नियरली 45 डिग्री बना रहा है, तो आप ये समझना कि वो ना कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, ना तो ज़्यादा बढ़ रहा है जल्दी, ना कम स्पीड से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रहा है। वहीं पे जब 45 डिग्री के लाइन से ज़्यादा ऊपर कोई भी आपको ऐसे जाते हुए दिखे एकदम स्ट्रेट ऊपर, तो वो हमेशा कहेंगे हम उसको इंक्रीजिंग रेट में वो बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ ऑरेंज को देख सकते हैं आप। अब रेड लाइन को देखिए, ये 45 डिग्री के नीचे है, मतलब इसके हाफ करें ना 90 डिग्री तो उसके नीचे है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब उतना जल्दी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। आई थिंक ये समझ गए। इसको और भी क्लैरिफाई करूँ ना, तो देखिए ये सेम लाइन है, सेम पॉइंट ऑफ लाइन पे, इस लाइन पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको एक पॉइंट मानते हैं, इधर अगर देखें तो सबसे आगे अगर कोई है तो वो ऑरेंज ही है जो इतना प्रोग्रेस कर गया। इससे आप पता चला सकते हैं कि इंक्रीजिंग रेट कैसे है। अगर हम इधर ग्रीन का देखें, ठीक ना, ये ग्रीन देखिए, अगर लाइन बनाएं,
अगर ग्रीन इस पॉइंट पे इस लाइन पे है, ठीक ना, लेकिन अगर ऑरेंज को देखें वो बहुत ऊपर है, ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि ऑरेंज का रेट ऑफ इंक्रीजिंग ज़्यादा है, ठीक ना, और इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, कम है, और ग्रीन का रेट ऑफ इंक्रीजिंग कांस्टेंट है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। इसको और भी सिंपल तरीके से मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका ये है कि जो लाइन आपको ज़्यादा वाई एक्सिस के तरफ दिखे ना, वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के ज़्यादा करीब दिखे यानी ज़्यादा पास लगे, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। आगे इसको अगर और भी आपको समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें। आई थिंक कि आप ये समझ गए होंगे। और वो प्रो टिप जो मैं कह रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको समझना है ना, तो उसका सोल है ग्राफ। अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ो ना, और अगर ग्राफ पढ़ लो, तो बहुत चांस है कि आप 80% स्कोर कर जाओ, क्योंकि ग्राफ ना बहुत कुछ कवर कर लेता है। आप जब ग्राफ समझने जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ ऐसे ही क्लैरिफाई हो जाएगा, और उसके बाद आप हर चीज़ को खुद से, आप हर चीज़ का माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ खुद से बना सकते हैं, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार आप ग्राफ समझ गए ना, आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप खुद अपना आंसर खुद बिल्ड करके लिख सकते हैं। बिल्ड करने में बहुत आसानी होगा आपको अपना आंसर। मैं तो ऐसे ही पढ़ी हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा इजी हुआ है। बहुत छोटे छोटे टर्म्स जो याद रखने होते हैं ना, वही याद रखना होगा बस, और वो भी बस आपको हंसते खेलते याद हो जाएगा अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी ग्राफ में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी और बहुत इजी वे में ज़रूर समझा दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।